आज हमने न्यू टेस्टामेंट ग्रीक का लेक्चर नंबर 6 करना है। और लेक्चर 6 से पहले हम जो पिछला हमारा क्विज नंबर 2 था, उस क्विज का हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले वेरी इजी क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग, और मीनिंग भी आपको चार दिए, उनमें से एक आपने सिलेक्ट करना, आपने खुद से नहीं लिखना था। सबसे पहला वर्ड है एस्थीओ, और एस्थीओ की एंडिंग सबसे पहले आपने देखनी है क्या है। एंडिंग आपको पता चल गया ये किस चीज की है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आए। तो आपने देख लिया आए तो आएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए था, अगर मीनिंग ना भी आगे पता होता तो आए। और एसटीओ आपको पता है ईट होता है, तो आए ईट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन सेकंड वर्ड है एक्यूओसिन। ऊसिन आ रहा है, ऊसिन। ऊसिन आपको पता होना चाहिए थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, यानी कि दे, ठीक है। तो दे वाला भी एक ही ऑप्शन था, ये देखिए। और एक्वोसिन यानी दे हियर दे लिसन। एंडिंग्स याद रखें, एंडिंग्स याद रहेंगे तो काम चलेगा, अदरवाइज नहीं काम चलेगा। ग्राफो होता है, फिर यहाँ पे ग्राफोमैन है, ओमेन है। एंडिंग, एंडिंग्स आपने पकड़नी है सबसे पहले। ओमेन, तो यहाँ आपको पता है कि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल की है। इनमें से फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिर्फ एक ही ऑप्शन मैंने दिया हुआ था, वी वाला। तो आपको अगर मीनिंग नहीं भी आता, कि मैंने इसलिए ऐसे किया था क्योंकि मुझे पता भी स्टार्टिंग है तो मीनिंग्स इतने नहीं याद होंगे। लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं भी आता तो आपको समझ आ जानी चाहिए ये थर्ड पर्सन है, तो वी एक वाली ऑप्शन है, वी राइट इसका सिंपल आंसर होगा। ओके, अच्छा फिर नीचे है जी, इसके अलावा हेलो है, थैलेटे है। हेलो से वर्ड निकला है थैलेटे। तो थैलेटे का मतलब क्या होता है? थैलेटे का मतलब क्या होता है? थैलेटे का मतलब, एक मिनट सर मैं मिटा लूँ। ठीक है, इस तरह से सिंपल आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ कुछ चीजें याद करने की। सारी बातें मीनिंग्स आपको तो याद होने चाहिए, वो आगे आगे होंगे, हर बार ऐसे नहीं होगा। मीनिंग्स भी जरूरी है। अच्छा जी, थैलेटे। अब एटे है एंडिंग पे, तो यू मस्ट नो कि थैलेटे का मतलब होता है सेकंड पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ आता यू ही है, लेकिन यहाँ पर आप ये ब्रैकेट में ऐड करते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। थैलो वांट होता है, तो थैलेटे होगा यू वांट प्लूरल। देन लेगो है, वेरी सिंपल है, ठीक है। ओमेगा एंडिंग है तो आई, और लेगे आपको पता होता है स्पीक का होता है, लेगो आई स्पीक। यूरिस्केटे, यूरिस्को से निकला है। एटे आपको बता रहा है, मैंने ऊपर भी अभी बताया आपको कि सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो इसलिए यू एंड ब्रैकेट में आपने ये पी लिखना है। अगर आप सिर्फ यू, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिटन टेस्ट आता है कि इसका मीनिंग लिखे हो और सेकंड पर्सन प्लूरल वर्ड है, तो आप सिर्फ यू फाइंड लिखेंगे ना, और आगे ब्रैकेट में कोई चीज नहीं लिखेंगे, तो वो भी गलत काउंट होगी, क्योंकि आपने वाजिया नहीं किया कि यू फाइंड कौन सा है, ठीक है, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसलिए ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा जब भी आपने करना है। आपने ये चीज लाजमन इसको आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी। तो ये एक टेस्ट था, बाकी भी इसी तरह से इसके मीनिंग है। अच्छा जी, अब हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हमने नाउन्स को पढ़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा अभी तक क्या पढ़ा है हमने? लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा, हमने वर्ब्स पढ़े हैं। वर्ब्स हमने पढ़े थे, तो वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स आर एक्चुअली एक्शन वर्ड्स, जो किसी के कोई काम को बता रहे होते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसको बता रहे होते हैं कि क्या परफॉर्म हो रहा है। तो आज हमने नाउन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 है, जो कि आज हमने पढ़ना। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 6, सेकंड मैस्कुलिन सेकंड डिक्लेंशन नाउन्स। अच्छा, इसमें मैस्कुलिन भी ग्रामेटिकल चीजें पढ़ेंगे, फेमिनिन भी पढ़ेंगे, और न्यूट्रल चीजें भी होंगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम मैस्कुलिन सेकंड डिक्लेंशन नाउन्स पढ़ रहे हैं। सेकंड डिक्लेंशन भी बाकी जो है फर्स्ट और
थर्ड वो बाद में हम देखेंगे, अभी सिर्फ हम सेकंड डिक्लेंशन पढ़ रहे हैं। सेकंड डिक्लेंशन क्या होता है, मैस्कुलिन क्या होता है, नाउन्स क्या होते हैं, ये इस सारे क्लास में आप अभी आज सीखेंगे। अच्छा जी, मैस्कुलिन सेकंड डिक्लेंशन नाउन क्या होते हैं? दिस लेक्चर इंट्रोड्यूसेस नाउन्स एंड एक्सप्लेन्स why their grammatical function in Greek in a sentence is indicated by various endings that they take। अच्छा, ये लेक्चर बेसिकली आपको बताएगा जो एंडिंग्स होती है ना, ठीक है, ग्रीक की, वो किस तरह से वेरी करती हैं, और वेरियस जो एंडिंग्स होती हैं वो सेंटेंस के मीनिंग पे किस तरह से फर्क डालती हैं। एंडिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एंडिंग्स आपने याद रखनी है। जिस तरह वर्ब्स की एंडिंग्स होती हैं, उनकी एंडिंग से आप बता देते हैं कि ये वर्ब है, इसी तरह नाउन्स की भी स्पेसिफिक एंडिंग्स होती हैं, और उन एंडिंग्स को आप आइडेंटिफाई करके ये बता सकते हैं कि ये नाउन है, ठीक है। देयर आर 5 केसेस दैट आर यूज्ड इन द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट। अगर नाउन के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली 5 केसेस होते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। एक एक यानी कि कोई सेंटेंस हो ना, तो उसके अंदर आपने ग्रामेटिकली 5 चीजें होती हैं जो चेक आप करते हैं या होती हैं मौजूद। हर एक में 5 नहीं भी होती, किसी में 3 तो लाजमी होती हैं, 2 भी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। और इस तरह जरूरी नहीं कि 5 के 5 हो, लेकिन 3 4 या 2 इस तरह से मौजूद होती हैं। सो केसेस कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको पढ़ाने हैं, अभी सिर्फ नाम सुन लें, आगे आएंगे। नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को फाइंड करने में हमें बताता है। वोकेटिव होता है। वोकेटिव केस वो होता है जैसे कि यीशु ने कहा ए बाप या अब्बा, किसी को मुखातिब कहकर पुकारते, तो वोकेटिव केस होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को तर्जुमे करने के लिए आपको वोकेटिव केस को फाइंड करना होता है। फिर एक्यूजेटिव केस होता है। एक्यूजेटिव केस बेसिकली ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उसको बताता है, बात करता है। जेनेटिव एंड डेटिव केसेस है, ये फिर आगे आगे चल के करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ सिर्फ नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस पढ़ना। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम सेकंड डिक्लेंशन नाउन्स पढ़ेंगे। ऐसे नाउन्स जो कि एंड जिनका ओ ओमिक्रॉस के साथ होता है। किसके साथ होता है? ये जिनकी एंडिंग ऐसे होती है, वो वाले नाउन हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये ऐसी एंडिंग्स वाले नाउन हमने इस क्लास में पढ़ने हैं, या हो सकता है अगली क्लास में भी थोड़े पढ़े, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो काम होगा। जिनके एंडिंग पे ओमिक्रॉन और सिग्मा आ रहे होंगे, वो वाले नाउन्स हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, नाउन होता क्या है बेसिकली? A noun is a word that is the name of something। Noun किसी चीज का नाम हो सकता है। It might be a thing, वो कोई चीज हो सकती है, कलेक्शन, कुछ ज्यादा चीजों का कलेक्शन हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, और अ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है? कोई शख्स भी हो सकता है। इंग्लिश ग्रामर डिस्टिंग्विश 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स। इंग्लिश में हमारे पास 4 किस्म, ग्रामेटिकली 4 किस्म के नाउन्स होते हैं। कॉमन नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल रॉक, लेक, शीप। कलेक्टिव नाउन, फॉर एग्जांपल पीपल, फ्लॉक, यानी कि ग्रुप होते हैं। जैसे जैसे हमें रूह का फल मिलता है ना, रूह के फल नहीं लिखा गया, रूह का फल लिखा गया है, मोहब्बत, और फिर आगे 9 फल जो रूल कुछ के लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन लोग ये करते हैं कि रूह का फल लिखा और आगे फिर 9 फल है, इसका मतलब क्या है? क्या कुछ कहते हैं सिर्फ रूह का फल मोहब्बत है, और आगे फिर उसकी जो है आउटकम्स हैं जिसमें से निकलते हैं। बेसिकली ग्रामेटिकली वो कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है, ठीक है, कि जो कि ग्रुप के लिए यूज होता है। जैसे पीपल, पीपल बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लोग तो ज्यादा होते हैं, लेकिन हम कहते हैं पीपल हैं। फ्लॉक, शीप, ये जो होते हैं ये ज्यादा भी होते हैं, उनके लिए हम प्लूरल एस नहीं साथ लगाते, हम फ्लॉक ही कहते हैं, फ्लॉक्स नहीं कहते, पीपल्स नहीं कहते, पीपल कहते हैं। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। तो ये जो जो रूह के फल के वाले से बात लिखी हुई है, तो वहां पर भी वो कलेक्टिव नाउन है बेसिकली, ठीक है। तो रूह का फल कलेक्टिव नाउन है, जिसमें आगे बहुत सारे फल, वहां पर 9 फल लिखे गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लव, राइचियसनेस एंड प्रॉपर नाउन्स। नेम, प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? किसी शख्स का, किसी जगह का नाम, जैसे जीसस या कैफे नाउन लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ नाउन्स मे बी फाउंड इन ग्रीक। जैसे ये इंग्लैंड इंग्लिश नाउन्स होते हैं, तो ये सारे नाउन्स जो है ग्रीक में भी हमें इसी तरह से नजर आते हैं। उनमें से चले पहले यहाँ तक बताएं, नाउन समझ आया कि नहीं आया? जो ऊपर वाली 4 5 लाइनें थी वो ना भी समझ आई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आगे रिपीट होनी है, सिर्फ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया।
ऊपर वाली लाइन में क्या था कि एंडिंग्स जिस तरह वर्ब्स की होती हैं इस तरह नाउन्स की भी होती हैं। तो वर्ब की आपको अपने वर्ब को फाइंड करना है तो आपको उसकी एंडिंग्स पता होनी चाहिए। नाउन्स की हमने अभी आज पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैंने आपको बताया कि न्यू टेस्टामेंट में जो है ना ट्रांसलेशन के हवाले से ग्रामेटिकली 5 केसेस होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और यही 5 केसेस आगे आपकी पूरी ग्रीक में चल रहे हैं, नॉमिनेटिव, वोकेटिव, वोकेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव एंड डेटिव केसेस। और फिर हमने देखा कि ऐसे नाउन्स हम इस क्लास में पढ़ेंगे जिनकी एंडिंग ओमिक्रॉन और सिग्मा यानी ऑस से होती है। फिर मैंने आपको नाउन बताया, नाउन किसी चीज़ का नाम हो सकता है। बहुत से नाउन की किस्में यहाँ पर आपको बताई हैं। कॉमन या प्रॉपर नाउन जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, आमतौर पर देखा जाता है प्रॉपर नाउन वो नाम किसी जगह का, प्लेस का होता है। तो नाउन में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम आगे बढ़ते हैं डिक्लेंशन की तरफ। हाँ जी, समझ आ रहा है नाउन्स क्या होते हैं? मैसेज पे आप बता सकते हैं नाउन्स क्या होते हैं। नहीं समझ आया तो बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। नाउन्स समझ आ गए हैं कि नहीं आए? जी जी सर आ रहे हैं। किसी जगह शख्स या चीज के नाम को कहते हैं। हम्म। प्लीज रिपीट, ये किसने मैसेज किया? नासिर, अच्छा। नासिर भाई, रिपीट मैं यही आपको कर देता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया है, पिछले अभी तक हम वर्ब्स को पढ़ रहे थे। वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई चीज, कोई एक्शन जो परफॉर्म हो रहा होता है वो होता है वर्ब। आज हमने नाउन स्टार्ट किए हैं, यानी एक जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस के अंदर आपके पास नाउन होता है, ठीक है, आपके पास वर्ब होता है, आपके पास सब्जेक्ट होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी चीजें जब आपको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे होगी। तो इसलिए हमने वर्ब्स देख लिए क्या होते हैं, उनके मीनिंग क्या हो सकते हैं। अब हमने नाउन्स को देखना है, ठीक है। तो नाउन किसी जगह, चीज का या किसी शख्स का नाम हो सकता है। अब जो मैंने टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ाई हैं उनको फिलहाल छोड़ दें, अभी अब एक बेसिक नाउन देखें क्या है। ये होता है सिंपली। अब ग्रीक में हम चलते हैं, ये तो मैंने अभी इंग्लिश आपको नाउन बताए। ग्रीक में देखते हैं ग्रीक सिमिलर फैशन में किस तरह हमें ऑपरेट होती हुई नजर आती है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, डिक्लेंशन। डिक्लेंशन क्या होती है? जस्ट एज द वर्ब चेंजेस इट्स एंडिंग्स, इन्फ्लेक्ट्स, मैंने बताया था ना इन्फ्लेक्शन होती है। जो ये जो एंडिंग्स चेंज होती है ना एक ही वर्ड की, इसको हम इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ग्रीक इज इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज। सो इन्फ्लेक्शन क्या होती है? जिस तरह का की के आखिर में चेंज हो जाते हैं उर्दू में, इस तरह इंग्लिश में इस तरह नहीं होता। ग्रीक में भी इसी तरह इन्फ्लेक्शन होती है, वर्ड्स एंड पे चेंज हो जाते हैं। तो जिस तरह वर्ब्स की एंडिंग चेंज होती है ताकि हमें पता चल सके कि उसकी वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो टेंस उसका कौन सा है, उसका मूड कौन सा है। सो इसी तरह ग्रीक नाउन्स इन्फ्लेक्ट्स बाय चेंजिंग इट्स एंडिंग। ग्रीक नाउन भी जो है वो चेंज होते हैं, अपने मीनिंग्स को भी चेंज करते हैं, अपनी एंडिंग्स को चेंज करके, अपने एंडिंग को चेंज करके। इट इज द एंडिंग ऑफ द नाउन दैट इंडिकेट्स व्हाट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज। नाउन की एंडिंग जो होती है वो हमें ये बताती है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द पैटर्न, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये आप याद रखें, सिंपल। जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कोई काम कर रहा होता है, और जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे द बॉय हिट्स द बॉल, लड़के ने गेंद को मारा या गेंद से खेला। तो लड़का जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो लड़का सब्जेक्ट होगा। हिट्स द बॉल, हिट्स आप उसका आपको बताया उसने कोई एक्शन किया है तो वो वर्ब होगा, और बॉल जिस पर काम हुआ है, जिस पर लड़के ने मारा है, वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आप ये चीजें ग्रीक में फाइंड कर लेते हैं तो आपको तर्जमा समझ आ जाता है बड़ी आसानी के साथ। इस तरह द पैटर्न दैट वर्ब फॉलोज इज कॉल्ड अ पैराडिम। हमने पढ़ा था ना पैराडिम्स क्या होते हैं, जो एंडिंग्स
जो पैटर्न वर्ब फॉलो करता है उसको हम पैराडिम कहते हैं, और जो पैटर्न नाउन फॉलो करता है उसको हम डिक्लेंशन कहते हैं। तरीकेकार एक है, एंडिंग्स थोड़ी थोड़ी फर्क है, चेंजिंग्स उसी तरीके के साथ होंगी। हाँ, चेंजिंग्स का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन वर्ब्स जब एंडिंग चेंज करते हैं तो हम उसको पैराडिम कहते हैं, जो पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो पैटर्न नाउन फॉलो करते हैं उसको हम डिक्लेंशन कहते हैं। There are three declensions of the Greek noun. Greek noun की three declensions हैं. The first one is masculine, second declension nouns that end in os used in the neuter. हम अभी पहले वाली जो declension है उसको पढ़ने लगे हैं, जो कहलाती है second declension nouns, और इनकी निशानी क्या होती है, ये इनका आखिर os में होता है, os ये नवे में जो इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा जी, जेंडर क्या होता है? जेंडर, ग्रीक हैज थ्री जेंडर्स वेरी सिमिलर टू इंग्लिश, जिसको हम मुज़क्कर, मुअन्नस और मुखन्निस कहते हैं, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर। इसके भी ग्रीक के भी तीन जेंडर होते हैं। एंड एवरी ग्रीक नाउन हैज अ जेंडर। कोई भी जो नाउन होगा उसका कोई ना कोई जेंडर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक वर्ड एग्जांपल में लिखा है एंथ्रोपॉस। एंथ्रोपॉस आदमी को कहते हैं, इंसान को भी, इंसान के लिए भी यूज होता है। मैन, एंथ्रोपॉस इज मैस्कुलिन। ये आपको पता, मर्द जो होता है वो मुज़क्कर ही होता है, तो आपको उसकी एंडिंग से पता चल जाएगा कि ये मैस्कुलिन है। ये देखिए ना, हमने इस क्लास में मैस्कुलिन सेकंड डिक्लेंशन पढ़ने थे, एंडिंग ऑस ऑस हो रही है, इससे पता चल गया आपको कि ये मुज़क्कर है लफ्ज़। ठीक है, ये मोनस नहीं है। तो आपने जब तर्जमा करना है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो वर्ड है ये जो है ये मैस्कुलिन वर्ड है। फिर आगे गूने वर्ड लिखा हुआ है, ये देखिए गूने, इसकी एंडिंग में ऑस नहीं है। या आज की क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए गूने का मीनिंग क्या होता है, वुमेन, वाइफ भी होता है। तो ये फेमिनिन वर्ड है, क्योंकि इसकी एंडिंग हमें बता रही है। एंडिंग फिलहाल छोड़ दे, अभी हम ऑस पे फोकस करेंगे। ऑस ये मैस्कुलिन वर्ड्स के लिए होता है। On occasion, gender can be helpful in making the meaning of a sentence clear. Genders को आपकी निशानियां पता होना, आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मीनिंग सेंटेंस का जानने की कोशिश करते हैं तो बड़ा आसानी होती है। क्योंकि आप किसी शख्स का मर्द का नाम लिखा हुआ, आपको समझ ना आ रही है मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, और आप उसको बतौर औरत समझ के तर्जुमा कर दें तो आपकी ट्रांसलेशन जो वर्ड्स गलत हो जाएगी। इसलिए आपको जेंडर का भी पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, जेंडर क्या होता है, आएंगे आगे साथ साथ। अभी सिर्फ हमने मैस्कुलिन जेंडर देख रहे हैं इस क्लास के अंदर, या अगली क्लास के अंदर हम दो क्लासेस में मैस्कुलिन पे भी अपनी ग्रिप बनाएंगे, अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर हम आगे फेमिनिन और न्यूट्रल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, द सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। अ सिंपल इंग्लिश सेंटेंस इज यूजुअली इन द ऑर्डर। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपने बड़ी ध्यान से सुननी है कि जो सिंपल एक इंग्लिश सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर एक ऑर्डर वाली लैंग्वेज होती है। मैंने आपको बताया था, ग्रीक वाली इरेगुलर लैंग्वेज है, इसमें ऑर्डर ऑफ वर्ड नहीं होता। इंग्लिश में कैसे एक ऑर्डर वाली लैंग्वेज है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द बॉय हिट्स द बॉल, द सब्जेक्ट इज फर्स्ट द बॉय, द वर्ब इज नेक्स्ट हिट्स, एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज आफ्टर द वर्ब द बॉल। ठीक है, तो एक सीक्वेंस के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में ऑर्डर होता है वर्ड्स का। और अगर वर्ड्स ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, अगर हिट्स पहले लिख दिया जाए, फिर बॉल लिखा जाए, फिर हिट्स दी बॉल दी बॉय, तो सेंटेंस के मीनिंग्स अनक्लियर होंगे, गलत हो जाएगा। ग्रीक में ऐसा नहीं है। ग्रीक में ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ऑर्डरिंग आगे पीछे हो सकती है, कोई मसला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं तो मीनिंग्स आपको उसके ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाती है। वर्ड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस में ऑर्डरिंग लिखा हुआ है कि बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द मैन बाइट्स द डॉग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डॉग बाइट्स द मैन। समझ रहे हैं ना, कि एक आदमी ने कुत्ते को काटा। ये एक बड़ा मुख्तलिफ सेंटेंस है इससे कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया। तो लफ्ज दोनों सेंटेंसेस में एक बराबर है, लेकिन आगे पीछे हुए हैं, तो मीनिंग ही चेंज हो गया। ग्रीक में इस तरह से नहीं होता। दिस इज बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट इट कम्स बिफोर द वर्ब। ये इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है, इसलिए इसकी मीनिंग्स में इसकी ऑर्डरिंग बड़ी जरूरी होती है। अच्छा जी, चले मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, मुझे लग रहा है कि ऐसे आपको समझ ज़्यादा नहीं आएगी।
प्रैक्टिस करते हैं फिर हमें ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, ग्रीक ऑन द अदर हैंड इट इज द फॉर्म ऑफ द एंडिंग ऑफ द वर्ड, for example case that shows its grammatical meaning. Thus the word order is much less important. Nouns in the Greek New Testament may have 5 different cases. Two of them, the nominative and accusative cases, are used to indicate the subject and the direct object of the verb. अच्छा, 5 मैंने आपको केसेस बताए थे, ठीक है, नाउन्स के जो होते हैं ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, जिनमें से 2 हमने अभी पहले इस पे सही याद बिठाना है। पहला द नॉमिनेटिव केस है, और नॉमिनेटिव केस अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर आपने एक्यूजेटिव केस फाइंड करना है। एक्यूजेटिव केस क्या बताता है हमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो वर्ब आपको पता ही है, उसकी एंडिंग्स आप पढ़ चुके हैं किस तरह फाइंड करते हैं एंडिंग से। ये 3 जब आप सेंटेंस में फाइंड कर लेंगे तो सिंपल सेंटेंसेस का आप तर्जुमा शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा भी होगा, आई होप। समझ तो नहीं आ रही? समझ तो नहीं आ रही? हम्म। अब बस बोले तो मुझे पता चलेगा। थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। थोड़ी थोड़ी आने ही है, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी आएगी। अभी थोड़ी सी मुश्किल चीजें शुरू हो गई हैं, लेकिन आनी जरूर चाहिए, बेशक थोड़ी ही आए। घबराना नहीं है पैराग्राफ से, लंबे लंबे से। ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ अगले आधे घंटे में मैंने इनकी आपको प्रैक्टिस करवानी है। जब मैं एग्जांपल्स करूंगा तो फिर और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी समझ नहीं आएगी तो आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं इधर ही मौजूद हूँ, आपको समझा के ही जाऊंगा। आप सवाल लेकिन आप करिएगा। अच्छा जी, नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केसेस क्या होते हैं? इन ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस देयर इज एटलीस्ट वन वर्ब। हर एक ग्रीक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होता है, जो यानी एक्शन जो परफॉर्म हो रहता है। एंड ईच वर्ब हैज अ सब्जेक्ट, उसका कोई सब्जेक्ट भी होता है और यूजुअली कोई ऑब्जेक्ट भी होता है। ये 3 चीजें होती हैं जो अपने सेंटेंस में देखनी है। One of the key skills needed to translate accurately is the ability to pick up these 3 elements in the sentence. दुरुस्त तर्जमे के लिए जरूरी होता है कि आपको इन तीनों एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। वंस दे आर रिकग्नाइज द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस नॉर्मली मेक सेंस। जब ये हो जाते हैं तो बाकी आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। द सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज रिवील्ड बाय द केस एंडिंग्स ऑफ द नाउन। जो एंडिंग्स वो चेंज करते हैं, ये एंडिंग्स जो होंगी ना वो आपको बताएंगी कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। द नॉमिनेटिव केस ऑफ द ग्रीक नाउन इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नॉमिनेटिव केस जो होता है ग्रीक का, उसकी एंडिंग का आपको पता चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली सब्जेक्ट है। While the accusative case is used for direct object of a verb, लेकिन जो accusative case होता है वो direct object के बारे में बताता है। Masculine nouns of the second declension follow the pattern of logos। अच्छा जी, एक प्रैक्टिस करते हैं हम। ये देखें, ये यहाँ पर 4 मैंने आपको लिखे हैं, ये आपने याद करनी है निशानियां। नॉमिनेटिव मैस्कुलिन अगर सिंगुलर होगा तो उसकी एंडिंग ये हो, ये बेसिकली लॉगॉस लिखा हुआ है, लॉगॉस का मतलब होता है वर्ड। जैसे कि हम जॉन 1:1 को पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी आपको मैंने लॉगॉस आपने देखा होगा। ये जो एंडिंग है ना ऑस, ये बेसिकली आपको बताएगी कि नॉमिनेटिव केस है, और सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है कि एक से ज्यादा है। ये बताएगी एक है और सिंगुलर है और मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन भी है, मुजक्कर भी है और वाहिद भी है, ये चीज ये आपको बताएगी ऑस। ऑस आपका आपको ये बताएगा। ये देखें, ऑस याद होना चाहिए। अगर ऑस नहीं है, ऑन है, ये देखिए ऑन एंडिंग पे उसी वर्ड के, तो एंडिंग पे अगर ऑन है तो ये आपको बताएगा कि केस एक्यूजेटिव है और सिंगुलर है। 2 ही केस हमने पढ़े हैं अभी तक, नॉमिनेटिव उसकी एंडिंग ऑस होगी, और एक्यूजेटिव उसकी एंडिंग ऑन होगी। ये दोनों भी सिंगुलर केसेस है, यानी वाहिद है, वाहिद भी है और मुजक्कर भी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्लूरल। अगर यही ऑस की जगह ऑय लिखा होगा एंड पर तो आपको पता चला जाना चाहिए कि ये नॉमिनेटिव केस तो है लेकिन एक से ज्यादा है, जमा की है, वर्ड्स है, वर्ड नहीं है वर्ड्स है, ठीक है। और इसी तरह अगर एक्यूजिटिव केस में, अगर आपको ये तो सिंगुलर के लिए था, प्लूरल देखना है तो ऊस आ जाएगा एंड पर। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली एक्यूजिटिव केस है, लेकिन एंडिंग में हमें बता रही है कि ये एक से ज्यादा है तो प्लूरल आएगा।
ये बेसिकली आपको आयत में मदद देंगे पढ़ने में। सिंपल ग्रीक सेंटेंसेस आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। अब जितना हमने पढ़ा ना वो इस आयत पे हमने लगाना है, लागू करना है। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन द गिवन वर्स। आपने सब्जेक्ट इस वर्स में फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है जी? एन अरखे, एन अरखे एन हो लॉगॉस। यहां तक, इस हिस्से तक आप बताएं, इब्तिदा में कलाम था। इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? सर लॉगोस। लॉगोस। क्यों लॉगॉस? क्योंकि सर जी इसकी एंडिंग में ओस आ रहा है। इसकी एंडिंग में क्या आ रहा है? ऑस। इससे आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है? लॉगॉस। काई हो लॉगॉस इन प्रोस्टॉन theon। आखिरी से पे आए, यहां से लेके यहां तक। काई theos एन हो लॉगॉस, और कलाम खुदा था। इस आखिरी हिस्से में आप मुझे बताएं कि सब्जेक्ट क्या है? लॉगोस। आय सर थेओस भी। सर थेओस भी बारी है। बारी बोले, बारी बारी बोले, मुझे पता चलता रहे। जी। थेओस सर, उसमें भी ओस है ना एंड में। थियोस है। और कोई, किसी ने यहाँ पे लॉगॉस भी बताया था, कोई कह रहा है सर थियोस है। लॉगोस भी है। लॉगोस लॉगोस सर। भी है। लॉगॉस है कि थियोस है? सब्जेक्ट कौन है? सर ओस तो दोनों की लॉगोस। एंडिंग पे आ रहे। दोनों है। सर थे के साथ जो कि आर्टिकल नहीं है इसलिए वो अभी लोगोस आर्टिकल सर। छोड़ दें, अभी आर्टिकल छोड़ दें, मुझे बताएं सब्जेक्ट कौन सा। आर्टिकल पे भी आते हैं। ऐसे जिनको लगा। आर्टिकल का पता नहीं है वो कंफ्यूज होंगे। जी सर। वैसे तो सर सर ये दोनों ही थेओस, अपना सर थेओस है इसमें, देखें, स्टीफन। देखें, दोनों ही पहली बात है सब्जेक्ट दोनों है। ही हैं। काय थेओस इन होलोगोस। दोनों बेसिकली नहीं। ओके, इसके अंदर हमने ये देखा था कि नॉमिनेटिव केस बेसिकली। आवाज सर ड्रॉप हो रही। सही। आवाज ड्रॉप हो रही है सर। जी जी, हम बैक। नेट बंद हो गया था। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, आयत में दोबारा खोल लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि थियोस भी नॉमिनेटिव केस है क्योंकि एंडिंग पे ऑस है। लॉगॉस भी नॉमिनेटिव केस है क्योंकि एंडिंग पे ऑस है। अब सवाल ये आता है कि एक सेंटेंस के अंदर दो नॉमिनेटिव केस आ चुके हैं। अब दो नॉमिनेटिव केस आ चुके हैं तो सब्जेक्ट तो आपका एक आपने डिसाइड करना कौन सा होगा। तो ऐसे जब दो सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर दो नॉमिनेटिव केस आ जाएं तो फिर हम ये देखते हैं कि आर्टिकल किसके साथ है। हाँ, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, एक मिनट, दा। आर्टिकल दा होता है ना, जी। वो बेसिकली हा, ग्रीक में उसको क्या बोलते हैं? हा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये दा आ गया, हा लगास। सो आपने जब देख लिया कि नॉमिनेटिव दो केसेस हैं लेकिन जो लॉगॉस है उसके साथ आर्टिकल हा लगा हुआ है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बेसिकली हम इसको सब्जेक्ट डील करेंगे।
क्योंकि इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। अब थियोलॉजिकली ये जो आखिरी हिस्सा है ना इस आयत का, ये बहुत बहस इस पर होती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और कलाम खुदा था इस आयत पे, एंड थियोस, ये एंड theos इन हा लोगस, और कलाम खुदा था। अब जो जीसस ओनली वाले हैं वो बड़ा इतराज उठाते हैं, वो कहते हैं थियोस पहले लिखा हुआ है, तो इस ये बेसिकली कलाम खुदा नहीं था, खुदा कलाम था। इसका तर्जुमा ये होना चाहिए, क्योंकि वो डिनाई बेसिकली करना चाहते हैं तो कि यीशु मसीह को कलाम को वाज़ह तौर पर खुदा लिखा गया, क्योंकि वो यीशु मसीह की, आपको पता ही होगा कि बशरियत और को जो है वो जो उसकी बशरियत है, यानी कि उसकी बशरियत को वो कहते हैं कि वो पहले, मतलब जब वो जिस्म इख्तियार करके आया है तो फिर वो बेटा बना है या उसका आगाज हुआ। थोड़ा तेज कर दो। पर्सन बतौर शख्सियत वो यीशु मसीह को डिनाई करते हैं, यानी कि किस तरह से डिनाई करते हैं? प्री एग्जिस्टेंस को, बतौर बेटा उसको वो डिनाई करते हैं कि वो अजल से नहीं है, और वो जब अपने जिस्म उसने इख्तियार करके आया तो वो उसकी जो बशरियत है वो बेटा कहलाई है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि इस बात को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपनी ज़बात को प्रूव करने के लिए वो यीशु मसीह को कहते हैं कि कलाम खुदा नहीं था, खुदा कलाम था। जैसे देखें, एक एग्जांपल देता हूँ, मोहब्बत खुदा है या खुदा मोहब्बत है? आंसर करें मुझे। खुदा मोहब्बत है। खुदा है या खुदा मोहब्बत है? कौन सा खुदा सेंटेंस? मोहब्बत है सर, खुदा खुदा मोहब्बत है ना। अगर हम जी। इसको यूं कहते हैं मोहब्बत खुदा है, फिर ये गलत हो जाएगा ना सेंटेंस, मोहब्बत तो नहीं है खुदा। जना का खत कहता है खुदा मोहब्बत है। इसी तरह हम कहते हैं कलाम खुदा है, वाज़ह तौर पे बाइबल में लिखा है, वो कहते हैं नहीं खुदा कलाम है। अब जब वो कह देते हैं कि खुदा कलाम है, तो फिर इसमें फिर आप लोगोस को डिवाइन इस आयत के मुताबिक नहीं साबित कर पाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो थियोस है बेसिकली ये सब्जेक्ट, इसको आप डील करें। ठीक है, तो इसका तर्जमा द कलाम खुदा था नहीं बनना चाहिए, खुदा कलाम था तर्जमा बनना चाहिए। हम उनको फिर बताते हैं कि नहीं भाईजान, ये देखें आर्टिकल किसके साथ है, आर्टिकल लॉगोस के साथ है। हो ये हमें ये बताता है द वर्ड वाज गॉड, कलाम खुदा था। मुश्किल तो नहीं लग रही कुछ लोगों को? अब बिजी हो गए सर। थोड़ा आसान हो गया। प्रैक्टिस से समझ आई? सर जो सर पीछे समझ जो आ रही है, अभी अभी समझ आ रही है। आप समझ आ रही है ना आपको? जो मैं जी। आपको समझा रहा था ना कि नाउन्स की एंडिंग, सादी बात शुरू से समझाता हूँ जो लिखा हुआ था। प्रैक्टिस जब हम करते हैं फिर चीजें ज्यादा आसानी से समझ आती हैं। आपने किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन फाइंड, अभी हम वर्ब को तो नहीं देख रहे, वर्ब हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको नाउन्स के बारे में बता रहा हूँ। आपने नाउन्स के पहले केसेस देखने हैं, कौन से केसेस है, नॉमिनेटिव है या एक्यूजेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस आपने देख लिया ओ एस एंड पे, ओ एस मतलब इंग्लिश में कह रहा हूँ, ओमिक्रॉन और सिग्मा एंड पे ऑस है। आपको पता चल गया फौरन कि ये क्या है, ये दोनों इस आयत के अंदर क्या है, नॉमिनेटिव केस के अंदर है। लेकिन आपने देखना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो हैं एक नहीं है, तो अब मैंने डिसाइड कैसे करना है कि मैं अपना सब्जेक्ट किसे चुनूंगा? आपने फिर सेकंड नंबर पे देखना है कि आर्टिकल किसके साथ है। आपने देख लिया आर्टिकल तो लगास के साथ है। आपको पता चल गया कि असल में मुसन्निफ जिसके बारे में बात कर रहा है और जिसको सब्जेक्ट करार दे रहा है वो ये लगास है, कलाम है। अब पता चला आपको कि नॉमिनेटिव केस कितना इंपॉर्टेंट है आयत की तर्जमा करने के लिए। जी जी सर। अब सर। एक केस आपके सामने और रखता हूँ, एक केस आपके सामने और रखता हूँ, ये दोनों थियास और लॉगॉस आपके सामने मौजूद हों एक सेंटेंस के अंदर, मिसाल के तौर पे ये दो नॉमिनेटिव केस हैं, ऑस भी है, थियास भी है, लॉगॉस भी है, लेकिन उसके साथ ये नहीं लगा हुआ, आर्टिकल दोनों के साथ नहीं लगा हुआ, तो फिर आप किसको डिसाइड करेंगे कि मैंने सब्जेक्ट लेना? यानी दो सब सर फिर दोनों हो गए। आ चुके हैं, दो नॉमिनेटिव केस आ चुके हैं एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन आपने पहली बार देखना आर्टिकल किसके साथ है, आपने देखा आर्टिकल भी किसी के साथ नहीं है।
फिर आप किस तरह से सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है ना चुनना होता है, तो किस तरह से आप उस सब्जेक्ट को चुनेंगे? जो एंडिंग पे होगा सर, जी जो जिस पे सेंटेंस एंड हो रहा होगा। नहीं, आमतौर पर आप उसको चुनते हैं, वर्ड ऑर्डर को फिर आप देखते हैं कि पहले कौन सा है। ठीक है? ठीक है। आप फिर देखते हैं कि पहले कौन लिखा गया, पहले थियोस लिखा गया या लॉगोस लिखा गया। तो फिर आप उसको ये, लेकिन ये कम केसेस होंगे, ऐसे ज्यादा केसेस नहीं होंगे, लेकिन केसेस आएंगे भी, ये भी नहीं कि नहीं आएंगे। इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। आमतौर जी पर तो जब कोई होता है तो उसके साथ आर्टिकल लिखा होता है, लेकिन आर्टिकल अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप आमतौर पर क्या देखते हैं, आप उसके देखते हैं कि वर्ड ऑर्डर में पहला सिक्वेंशियल कौन सी चीज आई है, उससे फिर आप फाइंड कर लेते हैं। सर इसका मतलब है कि ग्रीक में सेंटेंस ऑर्डर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। थोड़ा ऊंचा बोले। ग्रीक में सेंटेंस ऑर्डर जो है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सिंपल सेंटेंसेस में नहीं रहता, केसेस हैं। जैसे कि अच्छा जब अच्छा। एक केस ऐसा आपके सामने आ जाता है कि जब सब्जेक्ट जो है वो दोनों आपके सामने दो आ रहे हैं, आप पॉसिबिलिटीज ऐसी हो रही है कि ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी हो रही है कि ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिर जी आप जी। वर्ड ऑर्डर देखते हैं। ठीक है अदरवाइज सर। आप वर्ड ऑर्डर कहीं पर भी नहीं देखते, जी थैंक एक्सेप्शन यू है सर। इसमें। यानी सर अगर इसमें आर्टिकल नहीं है तो फिर जो है ये इतिहास जो है ये होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा। हाँ जी, अगर आर्टिकल नहीं है तो, लेकिन जी ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में आर्टिकल्स आते हैं साथ। लेकिन मुझे बताना आपको सबको जरूरी है कि कल को अगर आर्टिकल आ गया तो आप कहेंगे हमें समझ ही नहीं आ रही, पढ़ा नहीं है। रेयर केस। हाँ, तो आएंगे जरूर, लेकिन आएंगे, जब आएंगे मैं आपको याद भी करा दूंगा, आइडेंटिफाई भी करवा दूंगा। जी अच्छा, सर। हमने अब सब्जेक्ट फाइंड कर लिया। अब आयत के दूसरे हिस्से में आए जरा, मैंने जान के पहले तो ये वाला, काय हो लॉगस इन प्रोस्टोन थियोन, इस हिस्से में बताएं मुझे सब्जेक्ट क्या है। सर थेओन। लोगोस। टॉन थेओन। थियोन कैसे आ गया सर सब्जेक्ट? इस पे ये इसके इससे पहले आर्टिकल आ रहा है। नहीं, इसकी एंडिंग देखें, थियोन है। एक्यूजिटिव केस की एंडिंग नहीं पढ़ाई पिछली एक्यू स्लाइड जी जी। प्रास सर। पर? ये प्रॉस भी नहीं है, प्रॉस प्रॉस प्रेपोजिशन है। टॉन। यार इसमें इसमें भी मतलब और लोगोस है। होगा काहे आएगा। हो लगोस। सर लोगोस लगोस। हो लगास लगोस देखें, वो लगास है किसके यहाँ साथ पे था? सिंपल। हो लगोस ऑस भी जी एंडिंग सर। सर है हो साथ, लगोस। ऑस भी, मेरी बात सुने, ऑस भी एंडिंग पे है और साथ आर्टिकल भी लगा हुआ, हॉ लगोस। हाँ जी। वेरी सिंपल आंसर, अभी मैंने आपको समझाया कि ये काहे हो सब्जेक्ट होगा। लगोस। ठीक है, ऑस, प्रॉस यहाँ पर भी टॉन कुछ लोग थेओन। कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये भी ऑस है, तो ये प्रॉस लफ्ज प्रेपोजिशन है। इन, जिस तरह ग्रीक, जिस तरह इंग्लिश में नहीं होती इन, विद, टू, जो प्रेपोजिशंस होती हैं, ये वो प्रॉस वो प्रेपोजिशन है। तो ये बेशक प्रेपोजिशंस जो होती हैं वो सब्जेक्ट नहीं होती, इसको छोड़ दें आप प्रेपोजिशन को। सिंपल, आपके पास यहाँ पर आर्टिकल भी लगा हुआ है और आपके साथ ऑस भी एंडिंग पे है, तो इससे आपको पता चल गया कि ये क्या है, लगास सब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताएं, इसमें एक्यूजिटिव केस कौन सा है? एक्यूजिटिव केस आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, जिसपे जो सेकेंडरी, जिसपे काम हो रहा होता है, या जो सब्जेक्ट जिस पर परफॉर्म कोई काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट आप बताएं। थेओन सर। है थियोन ऑन। है, ये देखें है ऑन। एंडिंग पे आपने ऑन है लफ्ज, जो जी सर। थियोस होता है ना खुदा, लेकिन यहाँ पर जी थियोस सर। को एंडिंग चेंज कर दी गई है, थियोन लिख दिया गया है। ऑन एंडिंग आपको बता रही है कि ये बेसिकली एक्यूजिटिव केस है। तो एक्यूजिटिव केस का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट है साइट के अंदर, सब्जेक्ट लॉगोस है, ऑब्जेक्ट क्या है, है ऑन। ऑन थेओन। है। इसका मतलब थियोन। क्या है, कलाम खुदा के साथ था। खुदा कलाम के साथ नहीं, राइटर का, मुसन्निफ का फोकस है, उसका फोकस इस जी आयत में लॉगोस कलाम है। तो वो बता रहा है कि कलाम खुदा के साथ था। अगर लॉगोस की जगह थियोस होता, लोगोन थियोन ना होता, थियोस होता और आर्टिकल भी इसके साथ होता, फिर ये होना था खुदा कलाम के साथ था। लेकिन जी अब यहाँ पर थियोन है और ये बतौर ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो फिर हम ये कहेंगे कि लॉगोस कलाम बेसिकली खुदा खुदा। के साथ था, यानी फोकस इस लॉगोस सब्जेक्ट हुआ है। अब थियोस, अब ये पिछली स्लाइड पे मैं आपको लेके जाता हूँ, अब जो पिछली स्लाइड थी वो ज्यादा समझ आएगी प्रैक्टिस के साथ। ये देखे जो मैंने केसेस आपको पढ़ाए थे,
ये अब केसेस आपके सामने पता चल रहे हैं। जी सर। ये यस सर। लॉगॉस, जी सर। जी लॉगॉन, सर। नॉमिनेटिव, ये देखिए यस सर। नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव है। अभी याद रखें सिंगुलर है, यानी वाहिद के लिए भी है। नॉमिनेट। मुसन्ने जी जब सर। मोनस के जमा के लिए आएंगे तो फिर इनकी एंडिंग्स ये भी होंगी, लेकिन अभी नहीं मैं करवा रहा ये। अभी फिलहाल आपका फोकस इन दोनों पर होना चाहिए। नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। ओह अब सोरोमन। पूछें सवालात, फिर मैं आगे वोकैबुलरी वर्ड्स कुछ आपको नए देता हूँ आज। सर पिछली रिकॉर्डिंग नहीं मिली। पिछली रिकॉर्डिंग मैंने लेक्चर ही नहीं लिया लास्ट टाइम। कब लिया है? लास्ट वीक की क्लास मैंने पढ़ाई है। थैंक यू सर। नहीं मैं दरअसल ना सर एबसेंट था, मुझे नहीं पता था। जी। तो सर मैं एबसेंट था पिछले अपना ना पिछले। अच्छा, वो नेट नहीं मेरा चला था, बता दूं, इसलिए नहीं पढ़ा पाया। हाँ जी सर। हाँ, सर आए थे लेकिन वो इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम था। क्लास नहीं ले पाता। जी थैंक अच्छा यू जी, सर। जिनको समझ नहीं भी आई घबराना नहीं है। आगे चल के ये अगले लेक्चर में, कल सुनी सॉरी नेक्स्ट वीक जो लेक्चर होगा उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस करवानी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब आप ये फाइंड कर लेते हैं तर्जमा आयत का आसान हो जाता है। इसलिए परेशान नहीं आप लोग, अगर आज आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा भी समझ आया, इट्स ओके, दैट्स फाइन। अगली क्लासेस में इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना, एक्सरसाइजेस में आपको करवाऊंगा, टेस्ट भी दूंगा, क्विजेज होंगे, तो आपके लिए बाल बन जाना कोई मुश्किल नहीं होता सिंपल सेंटेंसेस के लिए। एक माह के अंदर अंदर मैंने आपको ट्रेन कर देना है कि आप लोग सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो ऐसे जबरदस्त तरीके से आप ग्रीक से करेंगे तर्जुमा। आमीन। ठीक है। अब हम कुछ थैंक यू। कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं, आपको कुछ और वर्ड्स दे देता हूँ वोकेबलरी के, ये आपने अच्छा काइंडली एक मिनट सर। वो ना पिछले भी वोकेबलरी वर्ड्स जो थे ना, वो स्लाइड्स में नहीं मिले। मैंने वो सारी स्लाइड्स देखी थी पिछले 3 लेक्चर्स की, लेकिन वो स्लाइड्स में मौजूद नहीं। जो आए हैं पेपर में। पेपर तो सर मैंने दिया नहीं है, लेकिन वो स्लाइड्स में भी मौजूद नहीं है। नहीं, पिछली वाली में तो मैंने दिए थे नहीं वोकेबलरी वर्ड्स, मैंने उससे पिछली में दिए थे। पिछले सर तीनों लेक्चर्स में वो स्लाइड्स में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? चले मैं चले दोबारा हो मैंने चेक। सकता है फिर मेरे। बैठे थे 4 और सर 5 की जो है ना लास्ट वो। वाली में था, मैंने खुद उसको स्टडी किया था। लास्ट वाले में वोकैबुलरी था जो हाँ वो आपने सिखाए है, थे, दोबारा उसमें से है। देखिएगा आपको मिल अच्छा। जाएंगे। बिल्कुल लास्ट में है सर, वो बिल्कुल लास्ट में है, बिल्कुल जब बिल्कुल आपने आयत लास्ट में। सिखाए थे अच्छा ना चले बिल्कुल ठीक। लास्ट में है। अच्छा जी, ये वोकेबलरी वर्ड्स देख लें। ये 7 वोकेबलरी वर्ड्स हैं, ये आपने याद करने हैं, हो सकता है टेस्ट में आ जाए। एडेल्फोस, ओके सर। एडेल्फोस कहते हैं भाई को, ब्रदर। ऑस है, हॉस है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मैस्कुलिन वर्ड है और नॉमिनेटिव केस पे। तो भाई आपको पता है मर्द ही होता है, यानी मुजक्कर होता है। ऑस से आपको आइडिया हो गया कि ये मैस्कुलिन वर्ड है, जो भी आया मीनिंग। फिर अगला है एंथ्रोपॉस। ऑस फिर एंडिंग पे एंथ्रोपॉस, बेसिकली ह्यूमन बीइंग या आदमी को मैन को कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी आप थियोलॉजी में एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, इल्मुल इंसान, वो इसी लफ्ज से निकला है एंथ्रोपॉस से। आर्टोस, आर्टोस ब्रेड को कहते हैं, रोटी को। ठीक है। डूलॉस, डूलॉस स्लेव को कहते हैं, बॉन्ड स्लेव, यानी कि अ, गुलाम। लाओस, लाओस पीपल को कहते हैं, लोगों को। लॉगॉस, लॉगॉस आपने पढ़ लिया है, वर्ड भी कहते हैं, कलाम, मैटर भी कहते हैं, रीजन भी कहते हैं, 3 मीनिंग्स देता है। आप जब एक लफ्ज के मीनिंग्स एक से ज्यादा आ जाएं तो फिर आप देखते हैं कॉन्टेक्चुअली कौन सा वर्ड कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहा है, फिर उसको डिसाइड करते हैं स्कॉलर्स। लेकिन अभी आप इस लेवल पर नहीं, अभी आपने कोई काम करने, जो मैं पढ़ाऊंगा सिंपल वही करने। ये बड़ी स्कॉलरली लेवल की अभी फिर चीज होती है। ये कौन इसको प्रोनाउंस करेगा इस वर्ड को? हुई आस। जी। हुई आस। हुबियास, क्यों? ये देखें, ये क्या है? रफ ब्रीदिंग मार्क्स। हाँ, रफ ब्रीथिंग मार्क है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जब पढ़ना है तो आपने पीछे एज एच लिख। लगाना है। जी हुबियास सर। का मतलब होता है बेटा, सन। ठीक है। Adelphos brother, Anthropos human being, a man, Artos bread, Doulos slave, bond slave, Laos people, Lagos word matter reason, Huios son। ठीक है, ये आपने याद करने हैं। नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केसेस
कि आपको भी थ्योरी याद होनी चाहिए जो स्लाइड्स पर लिखी हुई है। अब देखें, अब जो मैं स्लाइड्स बोल रहा था ना, जो मैं पढ़ रहा था पैराग्राफ्स को, अब वो आपको आसानी के साथ आपने प्रैक्टिस कर ली, तब दोबारा पढ़ेंगे स्लाइड्स को तो समझ आ जाएंगे। पहले तो मैं वैसे पढ़ रहा था, प्रैक्टिस नहीं थी तो इसलिए आपको मुश्किल लग रहे थे। तो आफ्टर द क्लास कोशिश करनी है अपनी, अभी मैं स्लाइड्स भेज दूंगा या कल तक आपने इनको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अगला जो क्विज होना मैंने इसी लेक्चर में से देना। आपको ज़रूर इसको अपने प्रैक्टिस करनी, वर्ड्स को भी, वोकेबलरी को भी, और जो पीछे पढ़ा हमने नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केसेस को, इनको भी आपने लाजमन पढ़ना। और जो भी क्विज होता है आपका, मैंने उनको बोला था आयत लिख दें, आपको इन्फॉर्म कर दें, और उन्होंने आपको किया भी इन्फॉर्म। आपने खुदा को आज़ जैसे नाज़र जानते हुए आपने स्लाइड्स नहीं ओपन करनी, जैसे है बस जो आता है गलत दे दें, कोई मसला नहीं है, आप दें, टेस्ट दें, खुद से दें, बगैर देखे दें। पहले पढ़े, लेकिन जब क्लास स्टार्ट हो गया तो आपने स्लाइड्स नहीं खोलनी, बस आप दें ईमानदारी के साथ। सर ये टेस्ट किस क्लास में से आया है? जी, जो अभी टेस्ट आया है, आज आया है, ये किस क्लास में से आया है? ये मैंने पिछली क्लास में और कुछ पिछला क्लास से दिए, मिक्स वर्ड्स दिए हैं, मैं ज़रूरी नहीं किसी एक लेक्चर से दूँ। जी हाँ, जी जो जी अगला लेक्चर होगा, अगला जो क्विज आएगा वो स्पेशली इसी लेक्चर में से होना है, ये मैं बता देता हूँ अभी से आप। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तो ये किसी नासिर साहब ने मैसेज किया, सारे इन वर्ड्स के साथ इंग्लिश भी ऐड कर दिया करें ताकि वर्ड्स याद रखने में आसानी हो। इंग्लिश मीनिंग्स तो मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन मैं खुद ऐड नहीं कर रहा। क्यों ऐड करूं? क्योंकि आप इंग्लिश पे निसार करेंगे तो ग्रीक पढ़ना ही नहीं आपको आएगी। ग्रीक मैंने आपको साउंड सिखा दिए हैं, वर्ड्स सिखा दिए हैं, आप पढ़ें, आप ग्रीक को ही पढ़ें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इंग्लिश नहीं मैंने लिखनी है इसकी। सर लगॉस को सब एंडिंग्स के साथ रीड करवा दें। लगॉस और लगॉन दो केसेस ही तो अभी मैंने पढ़ाए हैं आपको, लगॉस और लगॉन। बाकी अभी मैंने नहीं बताया आपको, बाकी आहिस्ता आहिस्ता अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही काफी है। ठीक है सर थैंक यू।